हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याणी मैम करंट अफेयर्स चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट और साथ ही में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें आपके साथ डिस्कस किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट नंबर फर्स्ट, और ये इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें मैं आपके साथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट की कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये किसकी एसआई यूनिट है। तो आपको बताना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये किसकी एसआई यूनिट है, और आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है प्रेशर, दूसरा है संवेग, इसको इंग्लिश में ज़्यादा सही होगा मोमेंटम, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, यानी कि सिंपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डी ऑप्शन है आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी कि सार्वभौमिक नियतांक। तो वन बाय वन सभी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और हमें बताना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये किसकी एसआई यूनिट है। तो देखिए, प्रेशर की एसआई यूनिट ये होती है पास्कल, ठीक है। संवेग यानी कि मोमेंटम, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mb, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा जो त्वरण है, त्वरण की एसआई यूनिट ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आता है सार्वभौमिक नियतांक। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए, इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू जी। यहाँ पे f इसकी वैल्यू होती है न्यूटन, आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन m2 मतलब 2 आपके पास मासेस हैं तो kg इंटू kg। तो देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है उसी की ऐसा यूनिट ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू होती है जी की, ठीक है, इसकी ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, मतलब इनमें से किन दो क्वांटिटी की एसआई जो यूनिट है वो न्यूटन होती है। अब वही है, वन बाय वन हम ऑप्शन को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एंड देन ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम राइट आंसर्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है वजन और त्वरण, यानी कि वेट और एसेलरेशन। तो देखिए, एसेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट। सेकंड है वेट एंड फोर्स, ठीक है, इसको आप अभी कंसिडर कर सकते हो, जस्ट अ मिनट। वेट यहाँ पे इसका न्यूटन होगा क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है mg, लेकिन मास ये होता है kg, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट। लास्ट ऑप्शन है वेट और मोमेंटम। वेट आप न्यूटन मेजर कर सकते हो ऑफकोर्स, बट मोमेंटम ये होगा मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट। तो यहाँ पे बचता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वजन, जिसको W इक्वल टू mg यानी कि न्यूटन यूनिट होगी, और फोर्स यानी कि बल F इज इक्वल टू m में इसकी भी यूनिट न्यूटन होगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये दो क्वांटिटी हैं जिनकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदता की एसआई इकाई क्या है, यानी कि जो रिटार्डेशन होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। अब ध्यान रखिएगा, रिटार्डेशन हो और एसिलरेशन हो दोनों सेम टर्म है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव एसिलरेशन, यानी कि जो त्वरण है अगर वो नेगेटिव हो रहा हो तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, वो रिटार्डेशन है, वो मंदता है, ठीक है। तो अब एसिलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एसिलरेशन यानी कि त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये होता है मीटर पर सेकेंड,
ये होता है सेकंड। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना कि जो मंदता है, जो रिटार्डेशन है, जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, इनकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? क्या है आपके पास कि जो ध्वनि है इसकी जो प्रबलता है वो आप किस में मापोगे? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है इको यानी कि प्रतिध्वनि, दूसरा है डेसिबल, तीसरा है आपका आवर्ती और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास हर्ट्ज। तो आपको बताना है कि ध्वनि को मापने के लिए आप किस यूनिट का इस्तेमाल करोगे। तो वन बाय वन हर एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका पहला है इको यानी कि प्रतिध्वनि। तो आपने सुना होगा जब आप खाली कमरे में होते हो, कई बार आपने ट्राई भी किया होगा, तो आपकी आवाज़ गूंजती है। हिल स्टेशन पे जाओगे तो आपकी आवाज़ गूंजती है, तो वही होता है इको। और इको के लिए एक कंडीशन होती है कि आपको मैक्सिमम 17.2 मीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए, तभी आपको इको सुनाई देगी। ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो ये साउंड की आप जब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे आवर्ती को, लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हर्ट्ज है, जो आपकी हर्ट्ज है वो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है। अब यहाँ पे बचता है सेकंड ऑप्शन यानी कि डेसिबल। तो ध्यान रखना कि जो ध्वनि की प्रबलता है वो हम मापते हैं डेसिबल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास 3 तरीके से ध्वनि की रेंजेस होती हैं। जैसे पहली होती है आपके पास इंफ्रासोनिक, सेकंड होती है आपके पास ऑडिबल रेंज, और यहाँ पे आपके पास होती है अल्ट्रासोनिक। इन्हें बोलते हैं पराश्रव्य, ये होती है श्रव्य, और ये होती है अपश्रव्य। ठीक है। ना तो आप इनको सुन सकते हो ना आप इनको सुन सकते हो। जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसकी कैपेसिटी होती है ऑडिबल रेंज को सुनने की, और इसकी रेंज कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। इतनी फ्रीक्वेंसी की अगर कोई आवाज़ होती है तो वो इंसान सुन सकता है। इससे कम हो यानी कि इंफ्रासोनिक हो, हम तब भी नहीं सुन सकते, और इससे ज़्यादा हो यानी कि अल्ट्रासोनिक हो तब भी हम नहीं सुन सकते। तो एक जो रेंज है, ऑडिबल रेंज है, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा डेसिबल यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एटमॉस्फेयर ये किसके बराबर होता है? या आपको बताना है कि 1 एटमॉस्फेयर ये किसके बराबर होता है। आपके पास 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं। 1.01 इंटू 10 की पावर 5, 1.01 इंटू 10 की पावर 6, 10.1 इंटू 10 की पावर 5 और 10.1 इंटू 10 की पावर 6। तो आपको सबसे पहले ये ऑर्डर देखना है। हमें पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस रेंज में होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं ये 2। स्टार्टिंग में आपको देखना है, एक है 10.1, एक है 1.01 यानी कि मोर प्रिसाइज ये सिंपल यहाँ पे आ रहा है 10.5 पास्कल। तो ध्यान रखना कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये इक्वल होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल के। तो इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। तो पृथ्वी एक निश्चित जो यूनिट है, या आप कह सकते हो कि एक जो एरिया है ना, वहाँ पे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो लेयर है वो दबाव क्रिएट करती है। मतलब अगर ये पूरा आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसमें अलग अलग लेयर है, तो ये यहाँ पे एक प्रेशर को क्रिएट करती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको हिंदी में वायुमंडलीय दाब बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो जो वायुमंडलीय दाब है इसको आप किस में मेज़र करते हो? तो इसको आप मेज़र करते हो बैरोमीटर में। ठीक है, कई बार ये भी पूछते हैं, तो ध्यान रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेज़र करते हैं बैरोमीटर में। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर ये किसके इक्वल होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में। लगातार 2018 की अलग अलग शिफ्ट में ये पूछा गया है।
ठीक है। और एक बार ये ALP टेक्नीशियन में भी पूछा गया था कि 1 किलोवाट आवर ये किसके इक्वल होता है। तो ध्यान रखिए कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। 1 किलोवाट में 1000 क्या होता है, वाट होता है। फिर इसमें 60 मिनट होता है, ठीक है। इसको आप इन सिंपल आप इसको क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, यानी कि 1000 जूल पर सेकंड। और 60 मिनट को आप जब सेकंड में चेंज करोगे तो वो 60 इंटू 60 सेकेंड बन जाता है। अब यूनिट सब सेकंड में हो गई, तो 36 ये हुआ, और ये 1000 जूल पर सेकंड, और इसका सेकंड। तो जब इसको सॉल्व करते हो तो ये पूरा क्या आता है, 3.6 इंटू 10⁻6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर ये इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। आपको मैं अलग अलग बताऊंगी कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले आता है कि हाइग्रोमीटर से आप क्या मापते हैं, व्हाट इज़ मेजर्ड विद द हाइग्रोमीटर, ठीक है। यानी कि हाइग्रोमीटर से आप क्या मापते हो। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, हीट है, फोर्स है, ह्यूमिडिटी या फिर रेडिएशन। तो यहाँ पे एक हाइग्रोमीटर होता है और एक हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, दोनों अलग अलग है। हाइग्रोमीटर अलग चीज़ होती है और हाइड्रोमीटर अलग होती है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वायुमंडल की आर्द्रता, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है आपके एटमॉस्फेयर की, उसको आप मापते हो किसमें, हाइग्रोमीटर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जो द्रव्यों का घनत्व होता है, ठीक है, जो द्रव्यों का जो घनत्व होता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसको आप मापते हो हाइड्रोमीटर में, ठीक है। क्योंकि पानी है, ठीक है, और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है आपका पानी, तो उसी से रिलेट कर सकते हो कि हाइड्रोमीटर इज़ फॉर द्रव्यों का घनत्व, लेकिन हाइग्रोमीटर इज़ फॉर आर्द्रता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ये आपका क्या है, समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे आपकी पनडुब्बी है और आपको सरफेस पे कोई चीज़ देखनी है कि यहाँ पे अगर सरफेस है तो इस पे अगर कोई चीज़ जा रही है तो आपको उसके बारे में पता करना है कि ऊपर कोई चीज़ है या नहीं। तो उस कंडीशन में आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे जहाँ से आपको पनडुब्बी में बैठे बैठे ऊपर की चीज़ें दिख जाएं। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है पायरोमीटर, पेरिस्कोप, एपिडोस्कोप या फिर ओडामीटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेरिस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड कि जो पेरिस्कोप है। तो पेरिस्कोप का यूज़ कब होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ पनडुब्बी में है और पनडुब्बी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से आप पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखा सकते हो, मतलब उसको दिखाई पड़ जाएगा कि ऊपर कुछ है, मतलब सरफेस के ऊपर कोई चीज़ चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या, कि पायरोमीटर। तो जो उच्च तापमान है, ठीक है, उच्च तापमान को मापने के लिए आप इस्तेमाल करते हो किस चीज़ का, पायरोमीटर का। अब है एपिडोस्कोप। एपिडोस्कोप क्या होता है, इसका उपयोग आप चित्रों को पर्दों पर प्रोजेक्शन के लिए, मतलब प्रक्षेपण के लिए आप इस्तेमाल करते हो एपिडोस्कोप का। पायरोमीटर उच्च तापमान के लिए, और ओडामीटर ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ये गाड़ी में लगा होता है, यूज़ क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा आपका पेरिस्कोप। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मैं इससे पहले 1-2 क्वेश्चन पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो वायुमंडलीय दाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, हम इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर का। यानी कि बैरोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर का।
अब यहाँ पे और ऑप्शन है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? लैक्टोमीटर। लैक्टो जहाँ पे भी वर्ड आया, रिलेट करना आप मिल्क से, यानी कि दूध से। तो लैक्टोमीटर, जो दूध की शुद्धता है उसको मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लैक्टोमीटर का। और थर्मामीटर, इसका इस्तेमाल हम सभी को पता है, जब हमें फीवर होता है तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं किसका? थर्मामीटर का। ठीक है। और मल्टीमीटर क्या होता है, ये हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे कि मल्टीमीटर होता क्या है। ठीक है, लेकिन अभी अभी आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा बैरोमीटर। नेक्स्ट है सर्किट में बिजली के प्रवाह का। सर्किट में जो बिजली का प्रवाह है उसका पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कि सर्किट में बिजली चल रही है, जा रही है, नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, गैल्वेनोमीटर, एनियोमोमीटर, बैरोमीटर या लैक्टोमीटर। ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप आंसर दे सकते हो। जैसे कि लैक्टोमीटर, रिलेटेड टू द मिल्क। ठीक है, तो यानी कि ये दूध से रिलेटेड है, यानी कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए आप लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हो, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट। बैरोमीटर का इस्तेमाल कब करते हो? जब आपको वायुमंडलीय दाब को मापना हो, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए आप इस्तेमाल करते हो बैरोमीटर का। एनियोमोमीटर, इसका इस्तेमाल आप कब करते हो? जब आपको हवा का वेग मापना होता है, उस कंडीशन में आप इस्तेमाल करते हो एनियोमोमीटर का। लेकिन सर्किट में अगर आपको बिजली का प्रवाह मापना है तो उस कंडीशन में आप इस्तेमाल करोगे गैल्वेनोमीटर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ओडोमीटर, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में किस चीज़ को मापने के लिए होता है? जो स्टूडेंट्स जो है वो बाइक वगैरह या कार वगैरह चलाते होंगे तो उन्हें देखा होगा, वहाँ पे गाड़ी में 2 चीज़ें होती हैं, एक ओडोमीटर होता है और एक आपका स्पीडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर इज़ रिलेटेड टू द स्पीड, यानी कि गति को मापने के लिए, गति कितनी चली है, क्या स्पीड है, वो आपका स्पीडोमीटर में दिखेगा। लेकिन ओडोमीटर में आपकी दिखती है क्या? दूरी, कि आप कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है, वो आपका पता चलेगा ओडोमीटर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिस्टेंस। और स्पीडोमीटर से किस चीज़ का पता चलता है? इससे पता चलता है आपका स्पीड का, नाम से ही पता चल रहा है, स्पीडोमीटर इज़ फॉर स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि आपको बताना है कि रिएक्टर स्केल से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान रखना, रिएक्टर स्केल आपको किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, मतलब किस चीज़ को मापने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो? तो जो अर्थक्वेक होता है, यानी कि जब भूकंप आता है तो भूकंप को मापने के लिए आप इस्तेमाल करते हो किसका? रिएक्टर पैमाने का, कि कितने मतलब फ्रीक्वेंसी का भूकंप आया है, कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, इसको मापने के लिए आप इस्तेमाल करते हो रिएक्टर स्केल का। अब इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया था। ऑफ कोर्स ये ट्रू है कि ये इनके द्वारा विकसित किया गया था। फिर यह एक लघु गणकीय पैमाना है, जाहिर सी बात है, इसमें कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, कुछ मैग्नीट्यूड होते हैं जिसके बिहाफ पे पता चलता है कि भाई जो अर्थक्वेक है वो हाई है, लो है, किस फ्रीक्वेंसी का है, किस तीव्रता का है, वो हमें पता चलता है। फिर इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर 8 से 9 की तीव्रता का भूकंप हो तो वो हल्का भूकंप होता है, विच इज़ टोटली गलत। जबकि अगर 8 और 9 की तीव्रता का भूकंप होता है तो बहुत ही हाई रिस्की आपका क्या होता है? भूकंप होता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है और आपको गलत ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए आप किस यंत्र का उपयोग करोगे? यानी कि अगर आप पानी के अंदर हो, ठीक है, सॉरी आप सरफेस पे हो और पानी के अंदर कोई चीज़ है या नहीं, इस चीज़ का पता लगाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे? तो ध्यान रखना, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो सोनार का। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सोनार क्या होता है? सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो सोनार की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, साउंड नेविगेशन एंड
ए से आपका एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो किसका, सोनार का। इसमें जो और ऑप्शन है जैसे कि आपका लेज़र, तो लेज़र की भी फुल फॉर्म होती है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम, सॉरी हिंदी वाले स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये फुल फॉर्म आपको इंग्लिश में ही याद रखनी है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सोनार की है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और रडार की क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और स्कूबा क्या होता है, ये इसका उपयोग जो है वो गोताखोर जो पानी के अंदर सांस लेने के लिए करते हैं। इसकी भी फुल फॉर्म होती है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस। लेकिन इस वक्त इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सोनार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चारों की मैंने फुल फॉर्म बताई है, लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, रडार की होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सोनार की होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और स्क्यूबा की होती है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus। नेक्स्ट है जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग होता है। इकोलोकेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि जो इको होती है इसके लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 17.2, यानी कि एक तरीके से गूंज। ठीक है, तो जहाज में इकोलोकेशन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल होता है पानी की गहराई के लिए, कि मतलब पानी कितना गहरा है उस कंडीशन में आप इस्तेमाल करते हो इकोलोकेशन का। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और ये वर्क करता है किसके जैसे, सोनार के जैसे, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की तरह ये वर्क करता है, उसी के सिद्धांत के मतलब बराबर आप कह सकते हो ये होता है। नेक्स्ट है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। सो सिंपल, अगर आपको कहीं पे भी लैक्टोमीटर दिखे, यानी कि लैक्टो वर्ड दिखे, तो आप आंख बंद करके उसको लगा देना मिल्क से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोमीटर। अगर ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल आप कब करते हो, जब आपको क्या मापना हो, द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर अगर आपको मापनी होती है तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, हाइड्रोमीटर को। वायुमंडलीय दाब के लिए आप इस्तेमाल करोगे बैरोमीटर का, और थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा दूध का घनत्व, तो वो होगा लैक्टोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का आप इस्तेमाल करोगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है कि किसी भी सर्किट में अगर आप विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बता रहे हो तो उस कंडीशन में आप किसका इस्तेमाल करोगे। सो राइट आंसर होगा आपका गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल आपका होता है विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए। अदर ऑप्शन जो है लाइक एमीटर, इसका इस्तेमाल होता है परिपथ में जो धारा है उसके मान को मापने के लिए। मीन्स ये तो आपके डायरेक्शन को निर्धारित करेगा कि करंट किधर फ्लो कर रहा है, ये आपका मैग्नीट्यूड यानी कि कितनी वैल्यू है उसको डिसाइड करेगा। और रियो स्टेट क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को जो प्रतिरोध है उसको कम करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे। और वोल्ट मीटर ये आपका जो विभवांतर है यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी ये मैंने आपको बताया कि इकोलोकेशन एक प्रकार का क्या है, मतलब ये मैंने बताया इको आपको ध्यान रखनी है 17.2 मीटर। यूज़ किस लिए होती है, समुद्र के अंदर पानी की गहराई को मापने के लिए। और कौन से किस के प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है, तो ये वर्क करता है सोनार के प्रिंसिपल के ऊपर, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसके ऊपर ये वर्क करता है। नेक्स्ट है आपको बताना है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे वर्ड से उसी तरह से रिलेटेड है जो पहला दूसरे से रिलेटेड है। हमें पता है कि एमीटर का इस्तेमाल आप करते हो विद्युत धारा को मापने के लिए, तो उसी प्रकार ओम मीटर, ओम मीटर यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध। तो आप ओम मीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हो, प्रतिरोध को मापने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड, यानी कि जो भौतिक राशि है उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना, जो क्वांटिटी है वो दो तरीके से होती है, एक होती है स्केलर यानी कि अदिश, और दूसरी होती है वेक्टर यानी कि सदिश। ठीक है, तो वेक्टर में इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड यानी कि एक मान होगा न्यूमेरिकल, और दूसरी होती है डायरेक्शन। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है एंड दैट इज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि सिर्फ इसमें आपका मान होगा। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी दो तरीके से होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। वेक्टर में दो चीज़ होंगी आपकी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, यानी कि मान भी होगा और साथ ही में आपका मतलब एक तरीके से कह सकते हो परिणाम भी होगा और दिशा भी होगी, लेकिन स्केलर में सिर्फ और सिर्फ परिणाम होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो जैसे द्रव्यमान है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति कितना उसके अंदर वेट मास है, तो जैसे सपोज कोई 45 kg का है, तो ये सिर्फ उसका परिणाम है। अब वो इधर 45 का है, इधर 45 का, इधर 45 का या इधर, ऐसा तो कुछ नहीं हम बोलते ना, हम बोलते हैं कि 45 किलो का व्यक्ति है। तो ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से सिर्फ अदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए किसका, परिणाम का, यहाँ पे दिशा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फोर्स की अगर हम बात करें तो हम स्पेसिफाई करते हैं कि फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। वेलोसिटी है, वेग है, हम कहेंगे कि भाई कोई व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा है, इतने स्पीड से जा रहा है, तो जब हम डायरेक्शन को बता देंगे तो वो बन जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब तक डायरेक्शन नहीं होगा तो वो कहलाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसमें होता है सिर्फ परिणाम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होगा, द्रव्यमान। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो कार्य ये क्या है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, आपको बताना है। आप सोचोगे कि हम जब कार्य करते हैं तो बताते हैं कि कार्य हमने इतना किया, इधर की तरफ किया। ठीक है, तो आप एक माइंड में आपका थॉट आएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, ये एक सदिश राशि अदिश राशि हो सकती है, या सदिश राशि हो सकती है, आप सोचोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो कार्य है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे, W=Fs। ठीक है, W=Fs में क्या होता है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, क्योंकि जो फोर्स है, ठीक है, ये खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ये खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हो तो ये जो है वर्क जो है वो आता है आपका स्केलर, यानी कि आपका ये क्या आएगा, तो ये आपका आएगा अदिश, और ये हो जाएंगे, ये दोनों सदिश होने के बावजूद इसको अदिश बना देंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो वर्क है उसमें फोर्स भी आपका वेक्टर होता है, स्केलर जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये भी आपका वेक्टर होता है, बट स्टिल जो कार्य है वो स्केलर होता है। वाई, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी को जनरेट करता है। दैट इज़ वाई जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी की क्या पहचान होती है कि उसमें कोई दिशा नहीं होती, उसमें केवल परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके क्वेश्चन जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किए कुछ यूनिट्स के क्वेश्चन, कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन, और लास्ट में मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी आपका फीडबैक होगा आप सभी कमेंट्स मतलब आप कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ और उसी हिसाब से अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो आपको कोई भी चीज़ लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज थैंक यू सो मच।